तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि हम लोगों को देखने में मदद करता है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अगर सोचें कि अगर हम लोग किसी डार्क रूम में चले जाएं, जब रूम डार्क होता है एकदम, तो हम लोगों को कुछ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी सोर्स ऑफ लाइट हो, चाहे वो बल्ब हो या सनलाइट आ रहा हो विंडो से, कुछ भी हो, तो फिर हमें चीज़ें दिखने लगती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लाइट हम लोगों को देखने के लिए, है ना, मदद तो करता है। यानी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू क्या सी, देखने में मदद करता है। और इस चैप्टर में जो है ना, हम लोग फोकस करने वाले हैं दो फिनोमिना पे लाइट का। पहला रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक चीज समझेंगे जो कि होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? एट्थ में भी पढ़े होंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को। पहला लॉ हमारा क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात, ये जो रे तुम लोग देख रहे हो इस वाले पहले डायग्राम में, ये जो रे है ये क्या है? इंसिडेंट रे, है ना। जब वो आ रहा होता है रे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। तो ये जो इंसिडेंट रे है, और ये जब मिरर के सरफेस पे पड़ता है, यानी जो भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उस पर जब पड़ता है, तो ये क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, अब यहाँ पे देख रहे होगे कि एक लाइन और है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है, 0 डिग्री पे। तो अब यानी कि अब ये जो नॉर्मल लाइन है, ठीक है, ये जो नॉर्मल लाइन है, तो अब इस पे ये जो एंगल है हमारे पास, इससे नॉर्मल लाइन से जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा और नॉर्मल लाइन से जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा, ये दोनों एंगल, एंगल आई और एंगल आर जो है, ये हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। ये पहला रूल कहता है। दूसरा रूल कहता है कि इंसिडेंट रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, सारे के सारे तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पे होंगे, एक ही प्लेन पे, है ना, कि एक ही तरफ से सब आ रहे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये इंसिडेंट रे इधर आया और इस साइड चला आया, तो ये दूसरा प्लेन हो जाएगा। इधर से आया और इसी तरफ गया, है ना, जिधर से आया ये ऊपर वाला ही प्लेन पे गया ना, ठीक है। ये भी इधर से ही सीधा वाला प्लेन, तो यानी तीनों हमेशा क्या होगा? सेम प्लेन पे रहेगा। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसमें प्लेन मिरर को, ठीक है। अब ये जो प्लेन मिरर है हमारा, प्लेन मिरर नॉर्मल हम लोग के घरों में प्लेन मिरर्स होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग अपना रोज शक्ल देख के स्कूल जाते हैं, ऑफिस से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जो भी, ठीक है। तो ये जो प्लेन मिरर होता है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको रे डायग्राम की मदद से समझेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है। प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनता है? सबसे पहले यहाँ पे एक ब्लैक वाला जो ये जो देख रहे हो डॉट, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये जो ब्लैक दिख रहा है पूरा लाइन टाइप का खिंचा हुआ, ये हमारा प्लेन मिरर हम इसको माने। तो होता क्या है, जब ये देखो, ये रे गया, है ना, और ये रिफ्लेक्ट हो गया होगा, क्योंकि प्लेन मिरर क्या होता है ना कि वो ओपेक होता है, यानी वो ट्रांसपेरेंट तो होता नहीं कि लाइट उसके पार चले जाए, है ना। ओपेक जो भी सरफेस होता है, और अगर वो प्लेन सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो वहां से रे क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो जब वो रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्ट हो गया, अब दूसरा देखो यहाँ पे गया, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन अब ये जो दोनों रे है, वो आपस में कहीं इस तरफ तो नहीं मिल रहा है रिफ्लेक्ट होके। लेकिन अब अगर मान लो, अगर मान लो कि ये जो पहला वाला रे है, ये अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता तो पीछे, अगर मान लो तो ये ट्रांसपेरेंट होता तो पीछे चलते चला जाता इस तरह से रे सीधा, है ना। और ये जो रिफ्लेक्ट हो गया है, इसको भी अगर पीछे इस तरह बढ़ाएं हम लोग, है ना, तो ये उस रे को काट दे रहा है। यानी जब दो रे एक जगह मीट करते हैं, जब दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लो या फिर मीट कर लो, जब एक जगह वो मीट करते हैं, तो वही जो पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट, ठीक है, उसी पॉइंट पे क्या बनता है? इमेज बनता है।
क्या बनता है, इमेज। अब डिपेंड करता है कि कैसा इमेज बनेगा। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल रे तो नहीं मिला, हम माने हैं कि अगर वो पार हो जाता तो, है ना, यानी वो बस मान रहे हैं, इमेजिनरी लाइन है ना, तो उसको मान रहे हैं। तो वो इमेजिनरी लाइन ही जब इमेजिनरी है, जब वो एक्चुअल रे मीट ही नहीं कर रहा है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है, जब एक्चुअल रे मीट करेगा तो हमेशा रियल इमेज बनाता है, ठीक है। एक्चुअल रे मीट करेगा तो क्या बनेगा, हमेशा रियल इमेज। जबकि जो अगर वर्चुअली मिल रहा है, यानी वो सच में नहीं मिल रहा, बस हम ऐसा मान रहे हैं कि पीछे जाता तो ऐसा मिल जाता, ठीक है, तो उस तरह से जो इमेज बनेगा ना, तो वो बनता है हमारा वर्चुअल इमेज। वो कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। और एक्चुअल में मीट हुआ तो रियल इमेज बनेगा। और हमेशा एक दो चीज का पेयर याद रखना है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है, अभी उसमें भी समझेंगे। लेकिन यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं इसको, इस लाइन के ऊपर कोई भी इमेज बना तो यानी वो इरेक्ट बना, यानी सीधा बना। अब एक्चुअल मीट नहीं हुआ तो वो कैसा बना, वर्चुअल, और वो ऊपर बना तो वो इरेक्ट बना, ठीक है। और इसको हम लोग, जो वर्चुअल इमेजेस होते हैं, हम लोग उसको स्क्रीन पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। और उसी तरह अब ये जो इमेज बना वो किस तरह का, साइज देखो, सेम साइज का दिख पा रहा है हम लोगों को, दिख पा रहा है ना, तो वो सेम साइज का, जितना हाइट है ऑब्जेक्ट का उतना ही हाइट इमेज का भी होगा। डिस्टेंस भी सेम होगा, जितना दूर मिरर से ये खड़ा है उतना दूर मिरर से इमेज भी बनेगा, लेकिन वो बिहाइंड द मिरर बनता है। अब है लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब हुआ, जैसे ये भाई साहब है ना, मिरर देख रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, शायद लग तो ऐसा ही रहा है, तो इसका जो बैग अगर तुम देख पा रहे हो, एक्चुअल में वो लेफ्ट हैंड में है ना, एक्चुअल में वो लेफ्ट हैंड में, लेकिन मिरर में देखो ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि वो राइट हैंड में है ना। तो इसी को कहते हैं लेटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट वाला चीज राइट दिखने लगता है, लेफ्ट वाला राइट दिखने लगता है, और राइट वाला लेफ्ट दिखने लगता है, तो वो लेटरल इन्वर्जन हुआ, बस वो पूरा इन्वर्टेड नहीं हुआ, ठीक है। तो इन्वर्टेड का मतलब होता है क्या कि सिर नीचे दिखता और पैर ऊपर दिखने लगता, लेकिन ऐसा होता नहीं, मतलब वो लिटरली इन्वर्टेड, बस लेफ्ट वाला राइट और राइट वाला लेफ्ट दिखता है। तो ये था हमारा क्या, प्लेन मिरर। अब आगे अगर बात करें हम लोग इसके आगे, तो स्पेरिकल मिरर पे आते हैं। स्पेरिकल मिरर नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, स्पेयर है, एक तरह से समझ लो होलो स्पेयर है ना, कि अंदर से वो खाली है और ऊपर वाला है ना, किसी का ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, किसी का नीचे वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, स्पेयर है। तो अगर हम लोग देख पा रहे हो, ये जो हमारा ये जो डायग्राम जो बना हुआ है, इसमें अगर तुम देख पा रहे होगे, तो ये सर्कल करने लग रहा है कि जैसे कि ये जो पूरा स्पेयर है ना, ये स्पेयर था, ठीक है, इसका आधा हिस्सा यहाँ से काट दिया गया है, यहाँ से क्या हो गया, काट दिया गया, वो हॉलो है, और इसमें भी सेम उसी तरह दिख रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि दो तरह का मिरर होता है, ठीक है। स्पेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर, पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। कंफ्यूजन भी दुनिया भर का होता है इसमें कि भाई कौन सा कॉनकेव कौन सा कॉन्वेक्स। तो देखो सबसे पहली बात कि इंटरनल, जैसे कि इसका अंदर वाला जो पार्ट है, कनकेव मिरर जो होता है, इसके अंदर वाले पार्ट में, यानी जो धसा हुआ है ना, एक तरह जैसे कि स्पून देखो ना, स्पून, तो जिस तरफ से हम लोग खाना ले रहे हैं, जिस पे खाना ले रहे हैं, तो वो हो गया कनकेव, वो क्या हो गया, कनकेव। और वो जो बैक साइड हुआ वो हो गया क्या, हमारा कॉन्वेक्स हो गया, वो क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो यानी जब जिस, मान लो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो थोड़ा सा धसा हुआ होगा, है ना, यानी बेंट होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंटरनली अंदर की तरफ बेंट होगा, तो वो हो गया हमारा क्या, कॉनकेव, है ना। केव भी कैसा होता है, केव गुफा कैसा होता है ना, इस तरह से होता है, अंदर घुसा हुआ, तो वो बेसिकली क्या हो गया, कनकेव मिरर, उसी को कहेंगे, ठीक है। यानी इसमें देखो कि जो उभरा हुआ पार्ट है ना, इस कनकेव मिरर में उभरा हुआ पार्ट यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, मतलब वो ओपेक बना दिया गया है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, उभरा हुआ पार्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होता है। इसके अंदर वाला जो पार्ट है, हिस्सा, इसको कहेंगे कनकेव, ठीक है, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग होता है, इसके अंदर वाला भाग। और कॉन्वेक्स का उल्टा होता है, उसका जो बाहर उभरा हुआ हिस्सा होता है, यानी चम्मच के पीछे वाला हिस्सा जो है एक तरह से, वो हो गया कॉन्वेक्स हमारा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स में वो पीछे वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता है,
और कॉनकेव में ये आगे वाला दसा हुआ वाला हिस्सा क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, है ना, कुछ की टर्म्स जो कि हम लोग बार बार यूज करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियसली बात है कि सेंटर, तो अब मान लो कि ये पूरा एक सर्कल है ना, तो ये जो सर्कल है तो इसका सेंटर क्या है, ये बीच का सेंटर, तो इसी को हम लोग कहेंगे क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, है ना। अभी ना उसको काट दिए हैं अलग से मान लो, लेकिन अगर सर्कल होता तो वही होता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब उसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो भी सेम ही है, जैसे सर्कल का रेडियस कैसा होता है ना, तो वो सर्कल का रेडियस है, तो सर्कल का जो रेडियस है वही, या स्फेयर का जो रेडियस है वही हो गया हमारा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें P और C के बीच का जो डिस्टेंस होता है, P का मतलब हो गया पोल, है ना। इस हिस्से पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा हो गया क्या, पोल, इसको क्या बोलते हैं, पोल। और ये हो गया C, तो इसके बीच का और इसके बीच के दूरी का जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और क्या, अब रेडियस जो होता है, रेडियस और फोकस, फोकस क्या होता है, वो बेसिकली रेडियस का आधा होता है। फोकस क्या होता है, रेडियस का आधा। तो रिलेशन भी कभी कभी पूछता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस में क्या रिलेशन होता है, तो बेसिकली R इज इक्वल टू 2F होता है। R इज इक्वल टू 2F, याद रखना है इसको। पोल समझ गए, है ना। जो भी ज्योमेट्रिक सरफेस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, तो वो हमारा पोल कहलाता है। और प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये पोल के थ्रू और सेंटर के थ्रू जो लाइन देख रहे हो, ये लंबा सा लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसमें भी देख पा रहे हो, है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल फोकस किसको बोलेंगे, द पॉइंट ऑन द पैरेलल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज एक्चुअल मीट कनकेव और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव में तुमको जहाँ पे सब कुछ मर्ज होते दिखेगा सारा, ठीक है, वो तुम्हारा होता है फोकस, फोकल लेंथ। वो होगा हमारा क्या, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस। वो क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल फोकस। तो बेसिकली वही हाफ ऑफ जो रेडियस हो गया वही प्रिंसिपल फोकस हो गया। तो फोकल लेंथ क्या होता है, फोकल लेंथ का मतलब हुआ पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है। देखो अब ये जैसे मान लो कि सिंपल से समझते हैं इसको, जैसे यहाँ पे हमारा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, है ना, ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, सेंटर ऑफ, सॉरी, रेडियस कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसका जो आधा होगा, है ना, इसका जो आधा हिस्सा है, मान लेते हैं कि जो हमारा ये हो गया हमारा F। ठीक है, तो ये जो F है हमारा, अब F से और F से लेकर P तक का जो डिस्टेंस होगा, F से P तक का जो डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम लोग देखेंगे रूल्स, है ना। रूल्स जो है ये देखेंगे हम लोग किसके लिए। अब हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन ये रूल जो मैं बताऊंगा ये सब के लिए वैलिड होगा। ठीक है, सबसे पहला रूल क्या है कि अगर कोई भी रे, है ना, रे डायग्राम पढ़ने के लिए रूल समझ रहे हैं, ठीक है, कि अगर कोई भी रे जो है अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रहेगा, तो वो हमेशा कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। यानी प्रिंसिपल एक्सिस से आया तो कहाँ से कहाँ से उसका रे हालांकि गुजरेगा तो नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्ट होकर भी कहाँ से जाएगा, फोकस से, है ना, वो फोकस पे होगा। और दूसरी बात कि अगर 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 फोकस से ही आ रहा हो तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा। सेंटर से जाएगा तो वो वापस सेंटर पे ही लौट आता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पोल से आया तो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है, पोल से सीधा सीधा रिफ्लेक्ट हो जाता है। हालांकि ये लेंस में तुमको और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कोई भी अगर रे आता है ना, जैसे पैरेलल, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके पैरेलल आया, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है कि फोकस से होके गुजरता है। तो जैसे अब यहाँ पे तो ये तो मिरर है
है ना। तो मिरर में मान लो तो ये वाला अगर मिरर है, कॉनकेव मिरर भी है, ठीक है। तो मान लो कि एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आया, तो मान लेते हैं यहाँ पे ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वो जाएगा फोकस से ही रिफ्लेक्ट होके जाएगा। अगर मान लेते हैं कि ये भी हमारा एक कॉनकेव मिरर है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा फोकस, तो कोई रे अगर फोकस से होके जा रहा है, मतलब इधर से ही जा रहा है, तो क्या जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब दोनों अपोजिट है, यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो फोकस से गया तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर से अगर चला गया तो सेंटर से सेंटर पे ही लौट आता है, सेंटर से सेंटर पे ही रिफ्लेक्ट होके आता है ना। तो दोनों केस समझ गए, कॉनकेव वाला भी समझ गए और यहाँ पे कॉन्वेक्स वाला तो इसमें बताया हुआ ही है, ठीक है। तो रूल ये सबका सेम ही है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे आया तो वो फोकस से गुजरेगा, और कोई फोकस से रे आया तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, सेंटर से जो आएगा वो सेंटर से ही वापस चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे समझते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जो है, अब कॉनकेव मिरर को सबसे पहले तो अभी हम पीछे पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कॉनकेव मिरर बेसिकली ये जो होता है ना, कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्या होता है, ये चीज ध्यान में रखना, लेंस और मिरर में ये उल्टा होता है, ठीक है। कॉनकेव लेंस का अगर बात करेंगे, कॉनकेव लेंस का बात करेंगे तो वो डाइवर्जिंग होता है, लेकिन अगर मिरर का बात करेंगे तो ये कन्वर्जिंग होता है। कैसे, जैसे ये देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा सेंटर, ये हमारा पोल, ये हमारा फोकस। तो इसमें तुम देखोगे कि सारा जो है ना एक जगह आके कन्वर्ज हो रहा है ना, फोकस पे आके क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, कन्वर्जिंग मिरर। मिरर के तौर पे देखा जाएगा तो ये क्या होगा, कन्वर्जिंग मिरर होगा। बात आया समझ में। तो कनकेव मिरर है ना, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है दैट कर्व्स इनवर्ड, है ना, अंदर की ओर मुड़ा होता है। पहले भी चर्चा हो चुका कि वो अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है, जैसे कि बाउल हो गया या फिर केव हो गया, है ना, बताए भी, है ना, या फिर स्पून का जो खाने वाला हिस्सा, जो ऊपर वाला हिस्सा होता है स्पून का, उस टाइप का हो जाता है। और इसका जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो क्या है कि वो सिंगल पॉइंट पे, है ना, रेज को फोकस करता है। इसका मतलब ही वही हुआ कि कन्वर्ज करता है एक सिंगल पॉइंट पे, ठीक है। इसके कुछ कॉमन यूजेज हैं, जैसे कि यूजेज तुम लोग को हालांकि पूछेगा भी, ठीक है, कि यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर बताइए, तो जैसे सेविंग मिरर हो गया, मेकअप मिरर हो गया, ठीक है। तो ये सब में कनकेव मिरर, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि थोड़ा सा मैग्नीफाइड व्यू दिखता है ना, तो ताकि हम चीजों को अच्छे से देख पाए। जैसे डेंटिस्ट हो गया, तो डेंटिस्ट जो यूज करता है ना, वो लार्जर और क्लियर इमेज ऑफ टीथ के लिए उसको यूज करता है। अभी हम लोग समझेंगे कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर में, बस हम यूजेस बता रहे हैं, है ना, कि हेडलाइट, है ना, टॉर्चेज, है ना, ये सब में भी इस्तेमाल होता है, किसका, कॉनकेव मिरर में ही होता है। सोलर फलरेंस जो होता है ना, लार्ज कनकेव मिरर यूज किया जाता है ताकि सोलर लाइट एक जगह पे आके क्या करे, उसको गर्म करे, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, कनकेव मिरर समझे, उसका यूजेस समझे। अब समझते हैं हम लोग इसका, है ना, इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन सबसे पहली बात देखो, अभी मैं सिखाऊंगा हालांकि कैसे इमेज फॉर्म होता है, लेकिन अगर तुम लोग उसको नहीं समझ पाए तो इतना तो ध्यान में रखना है, ये जो टेबल है ना, ये ध्यान में होना चाहिए कि एट द फोकस अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रहता है हमारा इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहता है तो ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रहता है तो, है ना। अब ये सॉरी, ये दूसरा वाला जो था ये बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये हमारा कर्वेचर पे तो कर्वेचर पे ही बनेगा, सेंटर पे ही बनेगा। और सी और एफ के बीच में रहा तो बियॉन्ड सी बनेगा, एफ पे रहा यानी फोकस पे रहा तो इन्फिनिटी पे बनेगा, और पोल और फोकस के बीच में रहा तो ये बिहाइंड द मिरर बनेगा। कैसा बनेगा, ये सब इधर दिया हुआ है। अभी हम लोग इसका चर्चा करेंगे तो तुमको समझ में, मतलब ये तुमको याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा अगर समझ लोगे अच्छे से तो समझते हैं आगे। जैसे ये देखो, हमारा जो पहला है, पहला केस जो है हमारा, पहला केस में हम देख पा रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पे है ना। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये इन्फिनिटी पे, तो इस पे रे देखो
कहाँ आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस ये है ना भाई, तो इसके पैरेलल ये रे आ रहा है, तो ये कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। बहुत ही बढ़िया। और हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, जैसे रे डायग्राम जब बनाएंगे तो 2 रे से ज़्यादा जनरली हम लोग बनाते नहीं हैं। अब जैसे इस वाले में बस जैसे 2 रे से ज़्यादा हम लोग बनाते ही नहीं, उसका ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा तुमको। 2 ही रे का यूज करना है रे डायग्राम में। पहला, क्योंकि ये बहुत दूर से आ रहा था तो दोनों लाइन जो होगा वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई इमेज, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर इन्फिनिटी पे है और उससे रे अगर पैरेलल टू, है ना, ये पैरेलल आ रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो क्या होगा कि ये हमारा फोकस से होके ही गुजरता है। इतना तो पता है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा तो फोकस से गुजरेगा, तो दोनों आगे कहाँ पे कट रहा है, फोकस पे। तो अगर पूछेगा तो यहाँ पे इमेज कहाँ पे बना, बताओ, इमेज यहाँ पे कहाँ बना, फोकस पे, ठीक है, फोकस पे बना। इमेज कैसा बना, तो एकदम डिमिनिश्ड बना, एकदम पॉइंट साइज बना है ना, तो वो डिमिनिश्ड हो गया एकदम, है ना। यहाँ तक बात समझ में आया। दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस में कह रहा है कि अब अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सी, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस पे आ गया लेकिन फिर भी सी से क्या है, पीछे है, बियॉन्ड द सी। 2 रे बनाना है, पहला बनाएंगे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, कहाँ से गुजरेगा भाई, तो ये गुजरेगा फोकस से। कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। पहला रे समझ में आ गया। दूसरा, अब इसके बियॉन्ड द सेंटर के आगे क्या है, सेंटर ही है, जो जिसके ऑब्जेक्ट के आगे पहला रे हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, दूसरा जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके आगे जो पॉइंट रहेगा उस पर गुजार देना है, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पे जैसे सेंटर, इसके आगे सेंटर है तो यहाँ से दूसरा रे कहाँ जाएगा, सेंटर से। तो सेंटर से जब रे जाता है तो वो रिफ्लेक्ट कहाँ से हो जाता है, सेंटर से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। तो अब तुम देखोगे, अगर यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इस पॉइंट पे, है ना, दोनों रे मीट हुआ है, एक्चुअल रे मीट हुआ है। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या हुआ था, पहला केस में भी एक्चुअल एक्चुअल रे मिला था ना यहाँ पे। तो एक्चुअल रे जब भी मिलता है तो कैसा इमेज बनता है, रियल। और रियल इमेज रहता है तो हमेशा क्या होता है, वो इन्वर्टेड ही होता है। रियल इमेज हमेशा क्या कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। यहाँ तक बात आ रहा है समझ में, ठीक है। अब उसके आगे देखो कि अब ये हो गया, तो इसमें भी एक्चुअल रे मीट हुआ है। दूसरे वाले केस में देखो एक्चुअल रे मीट हुआ है, तो इमेज तो यानी कैसा बना हमारा, रियल इमेज बना है, बहुत ही बढ़िया। पोजीशन कहाँ है इमेज का, बताओ, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में, तो बिटवीन सी एंड एफ हो गया, वेरी गुड। उसके बाद बताओ इमेज कैसा बना है, यहाँ पे साइज देखो इमेज का, ऑब्जेक्ट का साइज देखो इतना बड़ा था, इमेज हमारा इतना सा है, यानी छोटा बना है, तो क्या लिखेंगे, डिमिनिश्ड लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद, अब कैसा इमेज, रियल इमेज कहाँ बना, बिटवीन सी एंड एफ, कैसा, छोटा बड़ा, मैग्निफिकेशन क्या हुआ, तो छोटा हो गया, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब अगला सेम उसी तरह से आते हैं अब तीसरे पे। अब तीसरा पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना हमारा, ऑब्जेक्ट को हम लोग सेंटर पे ही रख दिए हैं। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिए हैं, सेंटर पे रख दिए हैं। ऑब्जेक्ट अब हमारा अगर सेंटर पे है, तो अब बताओ कि पहला रे कहाँ से जाना चाहिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेज दो। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो कहाँ से होकर रिफ्लेक्ट होगा, फोकस से, वेरी गुड। तो यहाँ से ये गुजरा, फोकस से गुजर गया। दूसरा इमेज, अब बताओ हम क्या बोले कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसके आगे वाले पॉइंट पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, सी पे है, तो उसका अगला पॉइंट क्या है, फोकस है, तो अगला रे कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा, तो फोकस से गुजार दिए, ठीक है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता कि पता कैसे चलेगा कि कहाँ से रे ले जाना है। तो इसका सिंपल ट्रिक वही है कि जिसके आगे जो पॉइंट हो वहां से ले जाओ। पहला हमेशा कहाँ से जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा चला गया। अब कुछ कुछ केस, हालांकि 1-2 केस है जिसमें कि वो एक्सेप्शन है, उस पर आते हैं, लेकिन इन जनरल सारा इसी तरह बनता है। तो अब दूसरा ये चला गया कहाँ से, फोकस से। तो अब बताओ ये दोनों रे कहाँ पे कटा, अब ये फोकस से गया, है ना, एक मिनट। तो अगर ये फोकस से गया, ठीक है, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से गया। अब जो फोकस से गया वो कहाँ से गुजरेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब बताओ दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर मिला रहे हैं तो देख रहे हैं कि ये वापस से कहाँ आ गया है, सेंटर पे ही आ गया है। यानी ऑब्जेक्ट जब सेंटर पे होता है तो इमेज भी हमें कहाँ बनता है, सेंटर पे ही होता है। अब अगर साइज भी देखेंगे हम लोग
तो ये इक्वल साइज का ही दिख रहा है, और एक्चुअल रे मीट हुआ है तो कैसा इमेज हो गया, रियल। और देखो उल्टा बना है ना, रियल हमेशा इन्वर्टेड ही बनता है, रियल और इन्वर्टेड हो गया, सेम साइज हो गया, है ना, सेम साइज हो गया, एट कहाँ बन गया, एट सी बना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब अगला देखते हैं हम, डी नंबर। अब कह रहा है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, सी और एफ के बीच में है। सी और एफ के बीच में, तो पहला जैसे ये ऑब्जेक्ट हमारा है, सबसे पहला लाइन तो कैसे जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कहाँ से गुजरेगा भाई, ये गुजरेगा फोकस से, फोकस से गुजर गया। अब दूसरा, अब इसके आगे तो फोकस ही पॉइंट है, ठीक है, वहां से लेकिन गुजारे नहीं। इस वाले में केस में याद रखना है कि ये कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा सेंटर से, है ना, सेंटर से गुजरा, तो सेंटर से गुजरा तो क्या, सेंटर पे ही वापस, तो ये आके कट रहा है इधर, है ना, यानी सी के पीछे आके कट रहा है, तो यानी इमेज कहाँ बना है, एट बियॉन्ड सी बना। ठीक है, और कैसा बना, क्योंकि एक्चुअल रे मीट किया है तो रियल बना है, और ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि वो इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। साइज कैसा हुआ, देखो यहाँ पे साइज छोटा था, यहाँ पे क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड, क्या लिखेंगे, इनलार्ज्ड। क्लियर है बात। अब देखो दूसरा, कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रहेगा तो क्या होता है, अगर फोकस पे रहेगा तो पहला तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे जाएगा, दूसरा अब वो कहाँ से गुजरेगा, वो तो फोकस पे से ही गुजर जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगा, तो दूसरा गुजरेगा सेंटर पर से, दूसरा कहाँ से गुजरा, सेंटर, सेंटर कहाँ से घूम जाएगा, सेंटर पर से ही घूम जाएगा। तो अब देख पा रहे हैं कि ये कहीं मिल ही नहीं रहा, आगे जाके कहीं, यहाँ तक तो नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कहीं जाके मिल जाएगा। तो अब पता नहीं है कि कहाँ मिल जाएगा, तो वो कहाँ मिलेगा, मान लेंगे क्या उसको, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यानी अब ये जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना वो कहाँ बना, एट इन्फिनिटी। ठीक है, और कैसा बनेगा, जितना ज़्यादा दूर बनेगा उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो इनलार्ज्ड हो जाएगा। ठीक है, और कैसा इमेज बनेगा, एक्चुअल रे मीट करेगा तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो दो दो केस में ध्यान देना है ना, डी नंबर और ई नंबर केस में, कि इसका जो एक जाएगा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा रे जाएगा सेंटर से जाएगा। ठीक है, ये जो लास्ट वाला रे है ये कॉनकेव मिरर का एक्सेप्शन है, सब में तुम देखे कि रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज बना। ठीक है, लेकिन ये लास्ट वाला तुम देखोगे कि जब जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, दिख पा रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ पे फोकस और पोल के बीच में, तो पहला जो हमारा जो, अब क्योंकि ये एकदम बीच में है, तो ये कहाँ, एक तो गया है कहाँ से, एक हमारा जाएगा सेंटर से और दूसरा जाएगा हमारा पोल से। पोल से तो जहाँ से जाता है पोल से वो रिफ्लेक्ट हो जाता है सीधा सीधी। ठीक है, तो अब इधर तो कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये देख पा रहे हैं कि इस साइड वाला दोनों रे जो है ना, ये दोनों रे क्या हो जा रहा है कि ये दूर ही होते जा रहा है, नजदीक तो नहीं आ रहा है, ये दूर ही होते जा रहा है। तो अब इसको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिलेगा नहीं, तो ऐसा मानेंगे कि अगर ये इधर पार हो जाता है ना, अगर ये इधर पार हो जाता तो यहाँ से जाता, ये पार हो जाता तो इधर से जाता, तो वो हम उसको मिलाए हैं, वो एक्चुअल में मिला नहीं है। तो जब एक्चुअल में रे नहीं मिलता है तो कैसा इमेज बनता है, ये बनाएगा वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है, दिख भी रहा है ना, कि कैसा है, इरेक्ट इमेज है। समझ में आ रहा है बात। अब देखो यहाँ पे इमेज छोटा था, बना कैसा है, बड़ा, तो इनलार्ज्ड भी हो गया। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसमें कि कॉनकेव मिरर में हमारा वर्चुअल इमेज बनता है, कौन से केस में, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस, है ना, और पोल के बीच में रखते हैं। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए। बस इतने सा समझना है कि पहला जो तीन केस है ना, पहला में तो सारा दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, दूसरा में एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और दूसरा सेंटर से जाएगा। ठीक है, फिर तीसरे में भी हालांकि सब में तो वही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर फोकस से इसमें सेंटर वाला में, जहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर सेंटर पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर हमारा सेंटर पे है तो वो कहाँ से गुजरेगा, अगला रे उसका फोकस से, तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक फोकस। क्लियर है यहाँ तक ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रे डायग्राम। अब ये कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में दो ही केस होता है ना, क्योंकि बाद बाकी सारा सेम ही बनाता है, तो दो केस हम लोग को पढ़ना है।
पहला कि एक तो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे सारा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगा, तो ये डाइवर्जिंग मिरर होता है। ये कौन सा मिरर होता है? डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ पे डाइवर्ज हो रहा है रे, ठीक है, ये उस तरफ जा रहा है डाइवर्ज होके, मिला नहीं रहा है रे को आपस में, ये डाइवर्ज हो जा रहा है। तो इसको हम लोग अपीयर टू, है ना, ये डॉट डॉट लाइन से अपीयर टू, कि अगर वो पार हो जाता है, ये रिफ्लेक्टेड रे होता है इधर, तो ये कहाँ जाके मिलता, ठीक है, ये कहाँ जाके मिलता। तो ये अपीयर हो रहा है कि हाँ भाई, अब ऑब्वियसली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, तो कहाँ पे मिलना चाहिए? फोकस पे ही मिलना चाहिए। तो दोनों जाके कहाँ मिलेगा? फोकस पे ही मिलेगा। तो फोकस पे इमेज बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा, पॉइंट साइज है, देख पा रहे हो कि एकदम पॉइंट साइज है, ठीक है। और वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, क्योंकि वर्चुअल बना तो उसमें इरेक्ट होगा ही होगा, है ना, कि इतना छोटा होगा वो दिख नहीं रहा, लेकिन होगा वो सीधा ही होगा, ठीक है। दूसरा केस जो है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा हमारा कि अब हमारा जो इमेज बनेगा वो भी पोल और फोकस, ये बनेगा पोल और फोकस के बीच में। जैसे देख पा रहे हो, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है, तो ये तो डाइवर्ज हो गया, है ना, ये तो इधर चला गया। लेकिन अगर ये जाता तो, है ना, ये कहाँ से गुजरता? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो कहाँ से गुजरेगा? फोकस से गुजरेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो फोकस से गुजर गया। दूसरा क्या है? दूसरा कहाँ से गुजारते हैं हम लोग? सेंटर पर। तो सेंटर के बराबर देखो, तो अगर ये इधर से चला जाता, ये रहा सेंटर, तो ये यहीं से घूम गया, तो ये एक्चुअल में कट कर रहा, कहाँ कर रहा है? इधर कर रहा है। यानी पोल और फोकस के बीच में इमेज बना रहा है। कैसा इमेज है? छोटा इमेज है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। अब इसमें समझने वाली बात ये भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना, कि जैसे देखो कि इसमें कॉनकेव मिरर में तुम देखोगे कि सारा जो फोकस सेंटर जो भी है सब इस साइड पे है ना, सारा इस साइड पे, यानी तुम्हारे लेफ्ट साइड पे दिख रहा होगा तुमको, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लेफ्ट साइड पे है ना, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें हमेशा राइट साइड पे होता है। तो जब साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे ना, तो हमेशा ध्यान रखना, उसमें हालांकि बताएंगे ही हम, कि कॉनकेव मिरर में हमेशा जितना भी फोकल लेंथ ये सब होगा वो निगेटिव में होता है, उसका पॉजिटिव में होता है, क्योंकि वो राइट साइड पे होता है। राइट साइड वाली चीजें हमेशा पॉजिटिव होती हैं। खैर, अभी बढ़ते हैं आगे, उसको तो पढ़ना ही है अब वही पढ़ना ही है। देखो, दे दो। अब साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मतलब ये समझो कि न्यूमेरिकल का जान है। अगर ये गलत, पूरा न्यूमेरिकल गलत, ठीक है, तो साइन कन्वेंशन एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तुमको, तो एक न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो तुम्हारा सही बनेगा। कभी कदाल तुक्का से कुछ बन गया सही तो बन गया, ठीक है, अदरवाइज तो सारा गलते करके आओगे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, खास करके कॉनकेव वाला अगर आया तो पक्के गलत करके आओगे, अगर ये पता नहीं रहा तो। तो अब हमेशा देखो कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है उसको किससे डिनोट करते हैं? यू से। अब ऑब्जेक्ट जो है, ये यहाँ पे देखो, पहले इस डायग्राम में देखो, मान लो ये मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड पे, है ना, मिरर के लेफ्ट साइड पे जितना भी चीजें होंगी, जितने भी चीजें लेफ्ट साइड पे होगी, वो सब कुछ क्या होगा? निगेटिव ही होगा। क्या होगा? निगेटिव ही होगा। और मिरर के राइट साइड पे जो इमेज जो कुछ भी होगा वो सारा, सबका लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव में होगा, जब सबका डिस्टेंस पॉजिटिव में होगा। ये डिस्टेंस का बात हो रहा है। अब हाइट का बात करें तो देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला हाइट, जैसे यहाँ देखो, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहा तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहा तो निगेटिव। हाइट क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर रहा तो पॉजिटिव, नीचे रहा तो निगेटिव। क्लियर है यहाँ तक? जैसे अब यहाँ मिरर से समझो, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में अभी हम बताएं, जैसे देखो सेंटर का अगर लेंथ दिया रहे, सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया रहे, फोकल लेंथ दिया रहे, कुछ भी दिया रहे, ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है? इस मिरर के लेफ्ट साइड पे दिख रहा है तुमको, तो यानी ये सारी चीज का डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव में होगा। क्या होगा? निगेटिव में होगा। जबकि अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही वो निगेटिव ही होता है। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या रहेगा? निगेटिव ही रहेगा। बात आया समझ में? क्यों? क्योंकि उसको तो हमेशा सामने में ही रखेंगे ना, मिरर के सामने, फोकस उसका कहीं भी रहे, लेकिन उसको रखेंगे तो क्या? मिरर के सामने ही रखेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा? निगेटिव में ही होगा, ठीक है। अब बात रहा हाइट का, तो ऑब्जेक्ट का हाइट ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। अब इमेज का हाइट हो सकता है उल्टा सीधा, ठीक है, क्योंकि अगर इमेज
इन्वर्टेड बन रहा है तो यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो यो उसको कैसा लिखेंगे, उसको लिखेंगे निगेटिव में। क्या लिखेंगे उसको? निगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे कॉन्वेक्स वाले में, जैसे देखो कॉन्वेक्स वाले में फोकल लेंथ या फोकल लेंथ लिखना हो, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ भी लिखना हो, तो वो इधर राइट साइड पे, तो उसमें सब कुछ क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा वो बस तुम्हारा निगेटिव होगा, और जो इमेज का हाइट होगा वो निगेटिव दिख रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, आई होप कि साइन कन्वेंशन समझ में आएगा, है ना। तो अभी हम इसमें लिख भी दिए हैं कि कनकेव जो है वो हमेशा निगेटिव में होगा, उसका सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल, ये वो जो भी है। और कॉन्वेक्स में ये सारी चीजें पॉजिटिव में होगा। फोकल लेंथ का ही बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ जो कॉन्केव का होगा वो हमेशा निगेटिव। अगर तुमको साइन कन्वेंशन नहीं याद रहता तो सिंपल सा बात याद रखो कि फोकल लेंथ कनकेव का निगेटिव, कन्वेक्स का पॉजिटिव, है ना। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट भी दे दिए, कनकेव, केव का मतलब क्या होता है? डार्क। डार्क चीजें क्या होती है? निगेटिव। डार्क, है ना, डार्क थॉट आता है या निगेटिव थॉट आता है, तो वो निगेटिव हो गया। तो कॉनकेव क्या हो गया? उसका फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव ही होगा, ठीक है। हाइट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट अगर नीचे है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो नेगेटिव। आई होप कि ये समझ में आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बहुत है। अगर नहीं आया तो वापस से रिपीट करके देखो, लेकिन इसको समझ के ही आगे बढ़ना, ठीक है। अब देखो कि अब मिरर फॉर्मूला पे आता है ना। मिरर का फॉर्मूला, क्योंकि जो लाइट चैप्टर है उससे तुमको न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आएंगे, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए, जैसे अभी साइन कन्वेंशन समझाएं। उसके बाद मिरर फॉर्मूला देखो। मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक मैथमेटिकल रिलेशन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच में, इमेज डिस्टेंस के बीच में, और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है, जो कि दोनों मिरर के लिए होता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्पेरिकल, ऐसा नहीं कि प्लेन मिरर में भी लगा दे रहे हैं, नहीं। तो ये स्पेरिकल मिरर का है, तो इसमें क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहाँ पे कि f जो है, f का मतलब फोकल लेंथ हो गया, v का मतलब इमेज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम पोल, है ना, और u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम पोल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और हम हिंट दे दिए हैं ताकि याद रहे, क्योंकि कनकेव मिरर में देखो फोकल लेंथ निगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, इमेज का डिस्टेंस अगर रियल है, अगर अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रियल इमेज बना रहा है, तो तुम सोचो सोचो सोचो, रियल इमेज बना रहा है तो यानी कि उसमें एक्चुअल रे मीट कर रहा होगा, और एक्चुअल रे हमेशा इस तरफ मीट करेगा, लेफ्ट साइड पे। तो रियल इमेज यानी कोई वो हो गया हमारा क्या? नेगेटिव। अगर इमेज का डिस्टेंस पूछेगा तो, हाइट पूछेगा तो रियल क्या होता है? उल्टा। अगर हाइट दिया हुआ है तो हाइट क्या होता है रियल का? उल्टा, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी हाइट हो गया उसका निगेटिव। लेकिन अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पे एक्चुअल रे मीट करके बना ना, तो वो लेफ्ट साइड पे आया तो यानी निगेटिव। कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है कि राइट साइड पे बनता है, तो राइट साइड वाली चीजें पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है ना, तो जैसे कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज बनता है मोस्टली, ठीक है, तो वो हो गया तुम्हारा क्या? पॉजिटिव। या जो कनकेव का जो लास्ट वाला केस था, है ना, जब ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते थे तो कैसा इमेज बन रहा था? वर्चुअल इमेज। तो उसमें उस केस में जो इमेज होगा, इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा है बात। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो निगेटिव ही रहेगा, कुछ भी हो जाए वो तो इधर ही रखेंगे ना, आईना के सामने ही रखोगे ना उसको, ठीक है, तो ये तो निगेटिव ही रहेगा। इमेज डिस्टेंस इसका हमेशा पॉजिटिव रहता है। क्लियर है बात यहाँ तक? ये सब इंपॉर्टेंट बातें जो बहुत कंफ्यूजिंग होता है ना, और न्यूमेरिकल्स में बहुत दिक्कत देता है, तो ये सब क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो अगर तुमको साइन कन्वेंशन से समझ नहीं आया तो या तो तुम इसको रट लो। हालांकि साइन कन्वेंशन एकदम आसान है, ध्यान में रखोगे तो वो हो जाएगा। एक बार फिर से देख लो, फिर समझ में आ जाएगा, बता रहे हैं, क्योंकि उसके बिना न्यूमेरिकल बहुत गलत होगा, ठीक है। आगे बढ़ें। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि न्यूमेरिकल में तो ऑब्वियसली यूज होता ही है। अब मैग्निफिकेशन ऑब्वियसली किसी भी चीज को मैग्नीफाई करके दिखाना, तो अब क्या छोटा करके दिखाना, मतलब उसका क्या हाइट दिखेगा इमेज का, है ना, उसके बेसिस पे तो मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं। और ये जो होता है ये रेशियो होता है मैग्निफिकेशन किसका? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूला जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यूज होता है, वो है m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू।
क्या, माइनस v बाई यू, जहाँ पे v जो है हमारा इमेज डिस्टेंस है और u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्लियर है बात? अब यहाँ पे बात समझो कि अगर मैग्निफिकेशन देके कभी कभी न्यूमेरिकल जो है उसमें पूछता है कि इसका मैग्निफिकेशन निकालिए, मैग्निफिकेशन तुम निकाल दोगे तो पूछेगा कि अब इसका नेचर बताइए कि किस नेचर का है ना, किस नेचर का, कैसे पता चलेगा भाई, नंबर से हमको कैसे नेचर पता चलेगा, है ना। तो उसके लिए ट्रिक है। तो अगर हमेशा मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव रहा, ध्यान में रखना, मैग्निफिकेशन का आंसर अगर तुम्हारा पॉजिटिव में आया है तो यानी उस इमेज, वो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। कैसा इमेज होगा, वर्चुअल। और ऑब्वियसली बात है वर्चुअल इमेज बोले तो इरेक्ट इमेज, ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव में आया तो यानी वो हमेशा रियल इमेज रहेगा। कैसा इमेज रहेगा, रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता भाई, तो इन्वर्टेड ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं साइज पे, है ना। साइज का बात करें तो देखो, अगर मैग्निफिकेशन तुम्हारा 1 से ज्यादा है, मैग्निफिकेशन अगर 1 से ज्यादा आ गया तो यानी वो इमेज इनलार्ज्ड हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा, इनलार्ज्ड इमेज हो जाएगा। और अगर मैग्निफिकेशन m के 1 के बराबर है, 1 के ही बराबर आ गया यानी 1 ही आ गया, तो वो सेम साइज लिख देंगे उसमें। अगर 1 से छोटा है तो वो डिमिनिश लिख देंगे। तो इससे नेचर तुमको पता चल जाएगा। तो पहले पॉजिटिव निगेटिव देखना है कि वर्चुअल रियल, वो पता चल जाएगा। और उसके बाद उसका नंबर देखना है कि 1 से छोटा है या बड़ा है या 1 है, तो उससे उसका साइज पता चल जाएगा। पॉजिटिव रहा तो वर्चुअल, नेगेटिव रहा तो रियल, ठीक है। अब आगे बढ़े, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो अब जैसे एक न्यूमेरिकल भी बना लेते हैं इसका। जैसे कह रहे कि एन ऑब्जेक्ट, है ना, एन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर है, और इमेज इज फॉर्म्ड एट -40 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्निफिकेशन। तो इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, बताइए। अब जैसे देखो, सबसे पहला तो कि m का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जो डेटा प्रेजेंट है हमारे पास क्वेश्चन में, फॉर्मूला उसी का लगाएंगे। डेटा हमको v और u का पता है तो v और u वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हाइट पता होता तो हाइट वाला लगाते, एज सिंपल एज दैट। अब m, अब पहले बताओ कि u हमारा कितना है, u है हमारा 20 दिया हुआ है, लेकिन ये पॉजिटिव या निगेटिव, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। v हमारा तो ऑलरेडी ही माइनस में दे दिया है, तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो अब बताओ कि m इज इक्वल टू, हमारे पास है v बाई यू, माइनस में है, तो m इज इक्वल टू क्या हो गया, v हमारा कितना -40, u हमारा कितना -20, और एक माइनस तो फॉर्मूला का भी है। तो अब ये दोनों तो कट गया कितना बार में, है ना, ये तो कट गया 2 बार में, ठीक है। तो m इज इक्वल टू कितना हो गया, -2, क्या हो गया, -2। अब नेचर नेचर फटाफट बता दो इसका। नेचर क्या होगा बताओ, जैसे कि ये तुम्हारा निगेटिव है ना, निगेटिव किसका होता है, रियल इमेज का। किसका, रियल इमेज। निगेटिव किसका, रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता है, हमेशा इन्वर्टेड होता है। वेरी गुड, है ना, कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। और अब बताओ कि यहाँ पे इसका मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है या कम है, तो 1 से ज्यादा रहता है, या 2 दिख रहा है तो 1 से ज्यादा है ना। इसमें ये निगेटिव नहीं देखना है यहाँ पे कि सर ये तो -2 है तो 1 से छोटा, ना ना ना, इसमें बस तुमको नंबर देखना है, साइन यहाँ पे नहीं देखना है। तो अगर नंबर यहाँ पे देखना है, क्या है, 2 है, 2 बना, यानी कि क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, तो ये क्या लिख देंगे, इसको इनलार्ज लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इनलार्ज। 1 से बड़ा हो गया ना, तो 1 से बड़ा तो वो इनलार्ज, 1 से छोटा तो डिमिनिश्ड, 1 के बराबर तो सेम साइड। वेरी गुड, अब आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब आते हैं रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे आते हैं। अब देखिए कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है बेसिकली क्या है कि इसमें जो लाइट है ना अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। रिफ्रैक्शन कहने का मतलब हो गया बेंडिंग ऑफ लाइट। क्या हो गया, बेंडिंग ऑफ लाइट। जब भी वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से, अब रिफ्रैक्शन तभी हो सकता है जब मीडियम कैसा हो, ट्रांसपेरेंट हो। जैसे मिरर था, मिरर जो था उसके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, यानी वो ओपेक था, है ना, उसके पार नहीं जा पा रहा था वो, है ना, वहां से रिफ्लेक्ट हो जा रहा था। लेकिन रिफ्रैक्शन होता है ट्रांसपेरेंट चीजों में, है ना। मीडियम 3 तरीके का हो सकता है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और क्या, ट्रांसलूसेंट, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट जो है हमारा, उसका अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, है ना। तो उसका क्या होता है कि स्पीड चेंज हो जाता है ना, इसी की वजह से लाइट बेंड हो जाता है। तो तुमसे कोई पूछे कि व्हाई डज रिफ्रैक्शन हैपन, कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है,
तो लाइट ट्रेवल एट अ डिफरेंट स्पीड इन अ डिफरेंट मीडिया, मीडिया बोले तो मीडियम का प्लूरल होता है मीडिया, ठीक है। तो यानी अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड जो है ना वो अलग अलग होता है। पहला तो बात यही हो गया कि रिफ्रैक्शन किसके वजह से होता है, क्योंकि लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में है ना अलग अलग होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि जब लाइट एंटर करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन भी थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है ना। जैसे कि हम ही लोग कहीं पे कैसे चल रहे होते हैं कि मान लो कि एकदम से प्लेन सड़क चल रहा है, अचानक से सैंड आ गया वहां पे, है ना, तो हम लोग भी साइकिल या बाइक जो भी चलाते थे तो उसमें क्या होता है हमारा डायरेक्शन थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उसमें स्पीड हमारा अचानक से चेंज हो जाता है ना। तो अब जब लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट स्पीड्स क्या चेंजेस, उसका स्पीड चेंज होता है, और ड्यू टू दिस चेंज इन स्पीड द पाथ ऑफ लाइट क्या बेंड, और इसी स्पीड के चेंज होने की वजह से उसका जो पाथ ऑफ लाइट है वो बेंड हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे ये दिख पा रहा है कि इसमें ये एक लाइट आ रहा था सीधा, है ना, इसको जाना चाहिए था कैसा ऐसा, लेकिन इसका जैसे ही ये दूसरा मीडियम में पहुंचा, ये ग्लास में चला गया तो इसका स्पीड चेंज हो गया, तो इसका डायरेक्शन भी चेंज हो गया, है ना। और फिर जैसे ग्लास से निकला तो फिर अलग मीडियम में आया तो उसका स्पीड चेंज हो गया, तो फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लिया। अब जैसे कभी कभी जैसे कि देख लो तुम कि जैसे ग्लास में अगर कॉइन रख के देखोगे तो नीचे कॉइन एक्चुअल में रहता है, लेकिन वो दिखता थोड़ा उसके ऊपर है, क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। क्यों दिखता है, रिफ्रैक्शन मतलब एक्चुअल वो वहां पे है नहीं, लेकिन वो दिखता है, क्यों, क्योंकि लाइट जहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है ना, चीजें हमको वहीं दिखती है। इतना बात सिंपल है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से हम लोगों को दिखता है, और जहां से लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगा, जहां से भी पहुंचे, ठीक है, चाहे वो बेंट होके पहुंचे, कहीं से भी पहुंचे, जहां से पहुंचा चीजें हमको वहीं दिखेंगी, चाहे वो वहां पे चीज है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ये देखो कि ये भाई साहब जो है वो देख रहे हैं इस कॉइन को, उनको लग रहा है कि ये यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब जो यहाँ से जो लाइट निकल रहा था, इस ग्लास से जो लाइट निकल रहा था, तो जैसे ही इस मीडियम दूसरे मीडियम में पहुंचा यानी एयर में पहुंचा वाटर से, तो इसका लाइट ही बेंट हो गया, है ना, लाइट बेंट हो गया। तो अब जहां बेंट हो गया तो उसी के सीधे सीधे में हम लोगों को दिखने लगता है कि अच्छा भाई ये यहीं पे है। तो लाइट जहां से हमारे आंखों पे आया, जिस डायरेक्शन से चीज हमको वहीं पे दिखता है, ठीक है। तो वहां पे वो एक्चुअली है ना, वो बस क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है ना, कि वहां पे वो है, ठीक है। अब आते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चीजें याद रखने वाली हैं। जैसे एक तो मीडियम जो है ना, मीडियम दो टाइप का होता है, रेरर और डेंसर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, है ना, डेंसिटी के बेसिस पे रेरर और डेंसर मीडियम होता है। रेरर मीडियम का मतलब है उसका डेंसिटी कम होता है, यानी उसके जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर दूर है, मतलब उसमें जगह है काफी, है ना। डेंसर का मतलब वो उसका यानी पार्टिकल थोड़ा ज्यादा नजदीक सब है, उसमें जगह थोड़ा कम है, ठीक है, वो डेंस है, तो वो मीडियम क्या होता है, डेंसर हो जाता है। तो अब ये रेरर और डेंसर कोई एक्चुअल मीडियम मतलब कोई हर एक पर्टिकुलर चीज को नहीं कह सकते कि ये रेरर है या डेंसर है। तो रेरर डेंसर हम लोग मानते हैं रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट में मतलब किसी चीज से हमको कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई इसका और इसके रिस्पेक्ट में ये डेंसर है और ये रेरर है। समझ में आ रहा है बात। जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ग्लास स्लैब था, है ना, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर एयर है ना, और यहाँ से ग्लास है, ये इधर ग्लास है, ठीक है। तो अब कोई भी जो रे आएगा, है ना, जो भी रे आएगा, तो ये एयर है, तो एयर क्या होता है, इसमें पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं, तो ये हो गया रेरर मीडियम, ये क्या हो गया, रेरर मीडियम, और ये हो गया डेंसर मीडियम, क्या हो गया, रेरर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। तो अब इसमें समझना है थोड़ा सा क्या, जैसे कि ये जैसे देखो हमारा एक डायग्राम पहले देख लो। ये जो डायग्राम में ये तुम ग्लास स्लैब देख रहे हो, इसमें सबसे पहले हम लोग खींचते हैं नॉर्मल, एक नॉर्मल रे खींच दी, ठीक है। अब इसमें जैसे देखो इंसिडेंट रे इस साइड से आ रहा था, लेकिन अब इसमें इसको जाना चाहिए था कैसे, वो जाना चाहिए था इस तरह से, है ना, कैसे जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था उसको, लेकिन वो यहां से गुजर गया, यहां से गुजर गया। तो यानी ये क्या हुआ, ये जो लाइट इधर जाने वाला था ये थोड़ा सा इस साइड आ गया, तो यानी ये किधर आ गया, देखो नॉर्मल की तरफ आ गया, है ना। तो यानी ये याद रखना है ना, ये चीजें याद रखनी है हमें कि जब भी रे, है ना, जब भी रे रेरर से डेंसर जाता है, रेरर से कहाँ जाएगा, डेंसर जाता है, तो लाइट किधर बेंड होती है, टुवर्ड द
टुवर्ड द नॉर्मल, याद रखना है ना। रेयर से डेंसर तो टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर जाएगा, जैसे यहाँ पे देखो कि जैसे ये ग्लास में तो आ गया है ना, तो एयर के कंपेरिजन में फिर बाहर इसको एयर में निकलना है, तो ये तो डेंसर है। अब ये डेंसर से रेयर जा रहा है। अब देखो ये नॉर्मल है, हमारा नॉर्मल रे है, तो इसको जाना कहाँ था, इधर, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये और दूर हो गया, ये क्या हो गया, और दूर हो गया, यानी नॉर्मल से और दूर चला गया, है ना। तो जब डेंसर टू रेयर जाता है ना, जब लाइट डेंसर टू रेयर जाता है तो वो क्या हो जाता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, वो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, यहाँ तक बात आ रहा है समझ में। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और बात क्या है कि अब जो एक्चुअल रे यहाँ से इसका जाता है ना, ये हो गया अपेरेंट रे, है ना, ये यहाँ से जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये अब ये एक्चुअल कहाँ से निकला है, ये तो सबसे तो शुरू में जहां से ये आया, ये इंसिडेंट रे है ना, अंदर जो रिफ्रैक्ट हुआ, यानी बेंडिंग जो हुआ, वो रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और रिफ्रैक्ट होके फिर से जो बाहर आया उसको कहते हैं हम लोग इमरजेंट रे, उसको क्या कहते हैं, इमरजेंट रे। और इस ये जो एंगल तुम देख रहे हो इसको भी हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमरजेंस। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है बात यहाँ तक। ठीक है, अब आगे बढ़े। अब देखो, अब इसमें समझना ये है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लेते हैं। पहला लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रे, है ना, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई ऑन द सेम प्लेन, वो सेम प्लेन पे ही रहता है। मतलब अगर ये ग्लास है तो ये इधर से आया, तो वो अगर थोड़ा बहुत मान लेते हैं ये नॉर्मल हो गया, तो वो टुवर्ड द नॉर्मल गया, मतलब ऐसे गया। ऐसा नहीं कि ये सीधा निकल के बाहर आ जाएगा, मतलब वो सेम ही प्लेन में रहेगा, तो रिफ्लेक्शन में भी पढ़े सेम ही बात है। ठीक है, और दूसरी बात इसमें समझना क्या है कि इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये भी क्या होता है ना, सेम होता है, ये हमेशा सेम होता है। और एक चीज और है जिसको कि हम लोग कहते हैं स्नेल्स लॉ, है ना, यही कहलाता है क्या, स्नेल्स लॉ। पूछेगा स्नेल्स लॉ क्या होता है ना, तो यही बताना है। स्नेल्स लॉ पूछेगा तो यही बताना है कि क्या होता है कि साइन आई बाय साइन आर, साइन आई बाय साइन आर इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट, ये क्या होता है, ये लॉ कहता है कि साइन आर और साइन आई जो है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, इसका जो रेशियो होता है साइन आई बाय साइन आर का, वो हमेशा कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि जैसे कि अगर एयर से लाइट गया ग्लास में, ठीक है, सेम डेंसिटी का ग्लास अगर दुनिया में कहीं भी, हमें हिमालय पे चले जाएं, समुद्र के नीचे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, है ना, तो उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे बनाया था, है ना, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि इसमें 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, तो दुनिया में कहीं भी, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, है ना, उस दोनों का जो रेशियो होगा वो सेम ही होगा, है ना। जैसे इसका रेशियो हो गया 1:1, है ना, तो उस कहीं और भी जाके कर रहे हैं एयर और ग्लास को लेकर के, तो उसका भी रेशियो निकालोगे तो उसका भी 1:1 ही होगा, यानी ये वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हर चीजों का अपना अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी आगे देखते हैं इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं म्यू, इसको क्या पढ़ते हैं, म्यू पढ़ते हैं। ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा मीडियम होता है, सॉरी मीडियम, जो भी मीडियम होता है ना, उसका रेशियो होता है किसका किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जब भी तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने कहा जाए तो वो हमेशा दो चीज के कंपैरिजन में होता है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो सिंपल सा बात है, वो एयर के कंपैरिजन में दिया हुआ है। एयर मतलब वही वैक्यूम बोलो, एयर बोलो, है ना, क्योंकि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट लगभग सेम ही होता है। तो स्पीड ऑफ लाइट को यहाँ पे कहते हैं सी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसी के कंपैरिजन में सारा निकाला जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या क्या होता है कि कभी कभी दो मीडियम, अलग अलग मीडियम दिया हुआ होता है। ठीक है, अलग अलग मीडियम दिया हुआ होता है कि बताइए
कि हमारा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए इन रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब मीडियम 1 जो भी है, अब जिसका पूछ रहा है उसको इसी तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ पे म्यू लिखे तो किसका पूछ रहा है, जिसका पहले पूछ रहा है उसको लिख देंगे। मीडियम 2 का पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 लिख दिए। किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 1 का पूछ रहा है तो 1 को बाद में लिखेंगे। अगर 1 का पूछता है 2 के रिस्पेक्ट में तो 1 को पहले लिखते हैं, 2 को बाद में। ठीक है, तो ये लिखने का तरीका होता है। तो इज इक्वल टू v1 बाय v2, जो भी मीडियम का स्पीड दिया हुआ है उसको तुम उसका रेशियो निकाल दो तो वही तुम्हारा निकल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप ये क्लियर हो पाया। जैसे एयर में रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है इसका 1, वाटर में 0.33, ठीक है, आइस में 0.31, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम किसका होता है, एयर का, उससे ज्यादा वाटर का, है ना, और उससे भी ज्यादा ग्लास का, और उससे भी ज्यादा डायमंड का। तो ये इस तरह से, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया, निकालने बोला जाए, है ना, तो जो मीडियम दिया हुआ है, अगर रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो दोनों मीडियम का स्पीड दिया हुआ होगा, उसको, है ना, उसको याद करने का जरूरत, हालांकि बुक में है लेकिन उसको याद करने का जरूरत नहीं, वो दिया रहेगा तुम्हारा न्यूमेरिकल्स में, तो उसको पुट कर देना है। तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो वो दोनों अब ये फॉर्मूला लगा देना, ये जो बताएं, ठीक है। और अगर सिर्फ एयर या वैक्यूम में तो उसमें तो C बाय V तो लगेगा ही, है ना, वो भी तो एक तरह से मीडियम ही हो गया ना, ठीक है। आगे बढ़े अब प्रिज्म। अब प्रिज्म देखो कि क्यों प्रिज्म पार्ट ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, क्योंकि प्रिज्म में जब लाइट एंटर करता है ना तो वो भी रिफ्रैक्ट करता है ना। अब रिफ्रैक्ट करता है उसके पहले सरफेस से, है ना, फिर उसके दूसरे सरफेस से, है ना, और फिर अब देखो, क्योंकि प्रिज्म जो है ना, नॉर्मल जो ग्लास होता है उसके तरह होता नहीं, ग्लास में तो पैरेलली होता है ना, उसका सरफेस पैरेलल होता है, लेकिन प्रिज्म में पैरेलल सरफेस तो होता नहीं, वो जाके पूरा ऐसा मिला हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब लाइट एंटर करता है प्रिज्म में तो वो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्ट होता है। When light comes out, it refract again at the second surface, दूसरे सरफेस से भी रिफ्रैक्ट होता है। बिकॉज रिफ्रैक्टिंग सरफेस आर नॉट पैरेलल, लाइट बेंड मोर। तो जब पैरेलल रहता है तो लाइट कम बेंड होता है, ये पैरेलल नहीं था तो इसके वजह से क्या होता है, लाइट बहुत ज्यादा बेंड हो जाता है, जिसके वजह से होता है डेविएशन, और इसी को कहते हैं डिस्पर्शन, यानी बहुत ज्यादा फैल जाना। डिस्पर्स होना मतलब फैल जाना, ठीक है। तो इसीलिए तुम देखते होगे कि जो लाइट है, व्हाइट लाइट, है ना, व्हाइट लाइट जब पास करते हैं प्रिज्म से तो वो इतना ज्यादा डिस्पर्स हो जाता है कि व्हाइट लाइट से अलग अलग 7 कलर निकल के दिखने लगता है हम लोग को, है ना, विबग्योर जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विबग्योर, है ना, वही बोलते हैं ना, ये VIBGYOR, विबग्योर, ठीक है। तो ये विबग्योर जो कलर है, ठीक है, ये हमारा निकलता है। तो व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलके बनता है, 7 कलर से मिलके बनता है। और ये जो 7 कलर मिल रहा है, इसको अगर सेकेंड प्रिज्म के साथ एंटर कर देंगे तो वापस से व्हाइट लाइट बन के निकल जाता है, ठीक है। अब एंगल ऑफ डेविएशन इसमें समझ लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन किसको कहते हैं, जैसे कि ये इंसिडेंट रे था, ठीक है। अब ये वाले डायग्राम में देख लो कि ये इंसिडेंट रे गया तो ये पहले तो रिफ्लेक्ट हुआ, फिर आगे जाके फिर रिफ्रैक्ट हुआ, है ना, तो वो इमरजेंट नहीं निकल गया। तो एक्चुअल में ये रे जो जाता है ना, ये इंसिडेंट रे एक्चुअल में सीधा जाना चाहिए था, सीधा गया, ठीक है। अब जो इमरजेंट रे जहां से वो एक्चुअल में गया, यानी जहां से अपीयर हो रहा है जाता हुआ और जहां से वो एक्चुअल गया, उस दोनों लाइन को, वो दोनों लाइन जहां मीट होगा उसी एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्लियर है बात, आगे बढ़े, ठीक है। अब जैसे कि इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ना, कि बताइए कि स्टार ट्विंकल क्यों करता है ना, स्टार टिमटिमाता हुआ दिखता है ना, तो उसमें क्या है, जैसे वो मिर्ची लाइट थोड़ी है कि मतलब ऐसा बंद हो रहा है, जल रहा है, बंद हो रहा है, ऐसा बस अपीयर होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, हम सब जानते हैं। तो लेकिन वो टिमटिमाता हुआ दिखता क्यों है, क्यों टिंकलिंग होता है उसमें, तो वो उसका कारण है ये। जैसे तुम चांद पे चले जाओ, चांद पे जाओगे तुम, वहां पे तुमको स्टार ट्विंकल होता हुआ नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना। लेकिन अर्थ पे क्या है, एटमॉस्फेयर का एक बहुत बड़ा लेयर है। तो जब लाइट वहां से आता है ना, जब स्टार का लाइट पास कर रहा होता है, जब अर्थ के पास आ रहा होता है तो उसको पहले वो कहाँ से गुजरता है, वो एयर से होकर गुजरता है। तो एयर कहीं पे क्या है,
थोड़ा सा डेंस है, कहीं पे थोड़ा सा रेयर है, कहीं ज्यादा हवा है, कहीं कम है ना। तो रिफ्रैक्शन में हम लोग जानते हैं जब डेंसर से रेयर जाता है तो कभी टुवर्ड, अब रेयर से डेंसर गया तो टुवर्ड द नॉर्मल, और अगर डेंसर से रेयर गया तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि हमारा लेयर जो है एयर का पूरा एक जैसा नहीं है, कहीं डेंसिटी एयर का ज्यादा है, कहीं डेंसिटी कम है, ठीक है, तो कभी टुवर्ड द नॉर्मल, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस तरह से दिखता है। तो तारा क्या होता है कि हम क्या बताएं, जहां से लाइट हमारे आंखों तक पहुंचेगा वहीं पे वो दिखता है। तो जैसे टुवर्ड द नॉर्मल आए तो तुमको लाइट इधर दिखेगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल तो इधर दिखेगा। तो तारा कभी यहाँ दिख रहा है, कभी वहां दिख रहा है ना, तो उससे हम लोग को लगता है कि वो टिमटिमा आ रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में टिमटिमा नहीं रहा, तो वो बस रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो पूछेगा क्यों होता है भाई, तो कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। किसके वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। और स्टार जो बेंड होता है, स्टार का लाइट जो आ रहा होता है वो बेंड होता है, कंटिन्यूअसली चेंज होते रहता है, बेंड होते रहता है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है कहीं ज्यादा है कहीं कम है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा है वो डेंसर हो गया, जहां पे कम है वो रेयर हो गया। तो रेयर से डेंसर गया तो फिर टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर से रेयर चला गया तो अभी फ्रॉम द नॉर्मल। तो कभी तारा यहाँ दिख रहा है, कभी यहाँ। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो, इस बच्चे को देखो कि भाई इसको तारा है ना, तारा का एक्चुअल लाइट यहाँ से आ रहा था, लेकिन यहाँ आते आते ये बेंट हो गया हल्का सा। तो अब बेंट होके यानी जहां से उसको बेंट होके आ रहा है उसी के सीधे में उसको वो स्टार दिखेगा, लेकिन वो एक्चुअल पे वहां पे तो है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सन राइज है या सनसेट है, वो 2 मिनट पहले सनराइज होने से 2 मिनट पहले सन दिखने लगता है, सनसेट होने से 2 मिनट पहले सन डूब जाता है ना, ऐसा होता है। तो सॉरी, सनसेट होने के बाद तक वो 2 मिनट तक दिखते रहता है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे इस वाले डायग्राम को अगर हम लोग देखें, पहले तो ऊपर वाला देखते हैं सनराइज वाला। तो जैसे एक बच्चा यहाँ पे खड़ा है, ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ये हमारा होराइजन है ना, ये हमारा होराइजन है। तो इस होराइजन से जैसे देखो ट्रू पोजीशन सन का कहाँ है, इस जगह पे है, लेकिन जब यहाँ से लाइट जा रहा था तो ये जाते जाते बेंट हो गया, टेढ़ा हो गया। अब ये जहां से बेंट हुआ है वहीं से इसका रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा, है ना। तो रिफ्रैक्शन की वजह से चीज नीचे था, लेकिन वो पहले से हमको कहाँ दिखने लग गया, ऊपर दिखने लग गया, ठीक है। तो यानी कि अब वो जो ऊपर दिख रहा है वो एक्चुअल में ऊपर है ना, वो अभी है ही नीचे, लेकिन क्योंकि लाइट बेंट होके हमारे पास आया, बेंट हो गया, तो जहां से बेंट हुआ उसी के सीधे सीधे हमको ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। पहले भी बताया, लाइट जहां से एंटर होगा हमारे आंखों तक उसी के सीधे में हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है। और सेम कंडीशन होता है डिलेड सनसेट में भी, कि सन 2 मिनट पहले डूब चुका है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अभी तक सन, क्योंकि हम लोग को दिखता रहता है इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि अभी सनसेट नहीं हुआ है। तो वो 2 मिनट पहले डूब चुका होता है, एक्चुअल जब वो जाता है उसके 2 मिनट पहले से वो डूब चुका होता है। तो वो कैसे हम लोग को दिखता है, वो भी सेम वजह से दिखता है। एक्चुअल सनसेट जब हो जाता है फिर भी इसी के वजह से, जैसे सनराइज में हो रहा था उसी के वजह से वो 2 मिनट तक लेट तक वो दिखता ही रहता है। कंफ्यूजन इसमें एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले कि सनसेट है, ठीक है, तो सन नीचे चला जाने पे है ना, सनसेट के टाइम सन नीचे चला गया है, लेकिन फिर भी उसका जो लाइट आ रहा है वो बेंड होके आ रहा है। तो बेंड होके अगर वो ऊपर के तरफ से आ रहा है तो वो हमेशा सन हमको क्या दिखेगा, ऊपर दिखेगा, यानी डूब चुका है एक्चुअली में, फिर वो हमको ऊपर ही दिखता रह जाएगा। समझ में आया बात कि नहीं आया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ें। अब आते हैं लेंस पे। व्हाट इज लेंस, लेंस बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होता है, या प्लास्टिक का भी बना सकते हैं उसको, जो कि दो स्पेरिकल सरफेस होता है। दो स्पेरिकल सरफेस क्योंकि ये 2 मिरर से बना के, अगर तुम देखो इसको तो इस वाले को अगर इधर बढ़ाएंगे तो एक स्पेयर इधर बन जाएगा, है ना, और इस वाले को अगर इधर बढ़ाएंगे तो एक स्पेयर इधर बन जाएगा। तो दो स्पेरिकल सरफेस से मिलकर बना होता है, तो दोनों तरफ से समझो एक तरह से काट दिए। इसमें भी करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा, एक इधर बन गया और एक हमारा इधर बन गया, ठीक है। तो दैट फॉर्म्स इमेज बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यही सब जो है ना क्या करता है, रिफ्रैक्ट करके, लाइट को रिफ्रैक्ट करके अलग अलग इमेज बनाता है। उस पर समझते हैं बात। सबसे पहले आते हैं कॉन्वेक्स लेंस पे। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। मिरर वाला देखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, मिरर में वो कॉन्वेक्स जो होता है, कन्वेक्स मिरर वो डाइवर्जिंग होता है, लेकिन लेंस में ये कन्वर्जिंग होता है, क्योंकि सारा जो जितना भी
रे आ रहा है, सब तुम देख रहे हो, है ना, सब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, तो ये सब जाके कहाँ बेंड हो जाएगा, फोकस पे। कहाँ चला जाएगा, फोकस पे चला जाएगा। ठीक है, बताएंगे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो वो कहाँ जाता है, फोकस से जाता है। तो सारा ये कन्वर्ज कर दिया ना, एक जगह ला दिया। ठीक है, तो ये फोकल पॉइंट पे आ गया। तो यानी जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। कन्वेक्स लेंस को देख पाओगे, इसका जो सेंटर होता है ये थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, और इसका जो एज होता है ये थोड़ा थिनर होता है। और कन्वर्ज पैरेलल रे, है ना, पैरेलल रे आया तो सबको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, एक साथ मिला दिया। तो इसका यूज किस में किया जाता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में किया जाता है, कैमरा में, ह्यूमन आई में। हम लोग के ह्यूमन आई में कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग कैसे, देखो यहाँ, ये गया यहाँ, ठीक है, ये यहाँ गया और यहाँ से ये ऊपर इधर निकल गया, देख रहे हो सब, है ना। ये सीधा सेंटर से जो जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से वो सीधा सीधे चला जाता है। जैसे अब इसमें थोड़ा सा अलग है कि जैसे मिरर में पोल हुआ करता था ना, पोल, तो लेंस में हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, है ना। तो इसका जो एकदम सेंटर वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ये देखो कि पैरेलल आ रहा है तो ये डाइवर्ज हो जा रहा है, दूर चला गया। ठीक है, तो इस ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस। तो ये बीच में पतला होता है ना, और एज पे क्या होता है, थिक होता है। इसका यूज किस में करते हैं हम लोग, इसका यूज हम लोग करते हैं अगर चश्मा बनाना हो, किसी को दिक्कत है दूर वाला देखने में, है ना, तो उसके लिए हम लोग कॉनकेव लेंस लगवाते हैं। आगे बढ़ें, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि मैंने समझा ही दिया अभी तुम लोगों को, है ना। पहला तो ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बेसिकली जैसे कि मान लेते हैं ये हमारा लेंस है, तो इसका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा उसी को कहते हैं हम लोग क्या, ऑप्टिकल सेंटर। तो यानी यही क्या कहलाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कॉनकेव लेंस में भी सेम हो गया। ठीक है, तो इसका जो सेंटर है ये कहलाएगा हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस तो समझते हैं, यही जो लाइन सीधा जा रहा है इसी लाइन को क्या कहते हैं, जो बेसिकली ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा जाता है वो। ठीक है, वो हो गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब है हमारा प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया कि प्रिंसिपल फोकस जो है हमारा, ये तो तुम जान ही रहे हो, फोकस ये सब तो पढ़ चुके हो। फोकल लेंथ किसको कहते हैं, यानी ऑप्टिकल सेंटर से जो फोकस की दूरी होती है उसके बीच के लेंथ को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है अब इमेज फॉर्मेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन अब समझते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। मिरर लिख दिए, सॉरी, यहाँ पे होगा लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो तुम देख पा रहे हो सबसे पहले इसमें भी सेम फॉर्मूला है कि अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो फोकस से जाएगा, फोकस से गया रे तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगर ऑप्टिकल सेंटर से गया तो वो वापस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से ही वापस। पहला देखो कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। तो दो लाइन आ रहा है, पहला है इसमें ले जाना है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा पार हो जाता है, बिल्कुल भी रिफ्रैक्ट नहीं होता है। दूसरा जा रहा है फोकस से, फोकस से कहाँ जाएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, कहाँ इमेज बना हमारा, फोकस पे। यानी जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहेगा, अब नीचे देखो, नीचे बन रहा है इमेज, है ना, तो ये इन्वर्टेड है, और एक्चुअल रे मीट किया तो ये रियल हो गया, और उससे छोटा बना होगा ऑब्वियसली तो ये डिमिनिश्ड हो गया। समझ में आया बात। अगर हमारा मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, ठीक है, तो क्या कहाँ बनेगा बताओ, यानी 2f, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f मान लेते हैं, तो 2f के बियॉन्ड है अगर, है ना, 2f के बियॉन्ड है अगर, तो यहाँ पे जैसे पहला पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, और दूसरा सेंटर से। इमेज कहाँ बनाया, फोकस और 2f के बीच में। फिर उसमें दूसरा में भी फिर नेक्स्ट में सेम कि ये 2f पे है, 2f पे तो एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से, और दूसरा सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। ये कहाँ बनाया, 2f पे बनाया। ठीक है, और इमेज तुम लोग को मालूम है कि अगर वो सब में एक्चुअल रे मीट हो रहा है ना, एक्चुअल रे मीट हो रहा है मतलब रियल है, और रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। एक्चुअल रे मीट होगा मतलब रियल और इन्वर्टेड। यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद देखो कि
अब उसके बाद 2f और f के बीच में दे दिया है, तो इसमें भी सेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। सिंपल एकदम, डायग्राम बनाना एकदम आसान है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, सब में वही, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि इमेज बना 2f के बाद, है ना, तो यानी इसका कहाँ पे इमेज बना, 2f के बियॉन्ड, ठीक है। तो और कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, क्योंकि रियल इमेज सॉरी रियल रे जो है एक्चुअल रे मीट हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली। अब उसके बाद नेक्स्ट देखो कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ पे रहेगा यानी फोकस पे रहेगा, तब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया, तो ऑब्वियसली कहाँ से गुजरेगा, है ना, क्योंकि इसमें दो स्पेयर होता है ना, तो इसमें दोनों तरफ फोकस होता है। लेंस में दो स्पेयर है तो दोनों तरफ फोकस, F1 F2, है ना, दोनों तरफ फोकस होता है, ठीक है। तो इधर से गया फोकस से, तो सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो पार करके उधर फोकस से गुजरेगा, ठीक है। और दूसरा जो है वो सेंटर ऑफ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से गया, तो वो भी आगे चला गया, लेकिन यहाँ आगे पे कहीं मीट नहीं हो रहा है। मीट हो रहा है क्या, तो पीछे इसका मीट कराएंगे, ऐसा मानेंगे कि पीछे जो जा रहा था, पीछे कहीं ना कहीं वो मीट हुआ होगा। तो यानी इसमें जो है ये एक्चुअल रे तो मिला नहीं, तो ये कैसा इमेज हो गया, वर्चुअल इमेज हो गया। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है सीधा, और ये बड़ा इमेज बनेगा, क्योंकि इन्फिनिटी पे बना ना, तो बड़ा बनेगा। बात आ गया समझ में। अब नेक्स्ट, अगर जो है ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया तो ये फोकस से गुजरेगा, है ना। दूसरा गया कहाँ से गया, ऑप्टिकल सेंटर से, लेकिन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है पीछे, लेकिन लग रहा है कि मिल जाएगा, तो इसको पीछे मिला देंगे। तो अब देखो इमेज एक्चुअल में तो मिला नहीं, तो ये वर्चुअल इमेज बन गया। अब वर्चुअल हमेशा कैसा होता है, सीधा। अब देख पा रहे हो कि ये बड़ा भी है ना, तो ये हो गया मैग्नीफाइड। क्लियर है, यहाँ पे समझो, है ना, वर्चुअली समझो। देखो जैसे कि अब ये अभी यहाँ पीछे से शुरू हो रहा है, जैसे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये इधर बढ़ता जा रहा है, फिर इधर खत्म होके फिर अब धीरे धीरे ये लाइन मीट नहीं कर रहा है, तो अब इस साइड मिलने शुरू हो गया। पहले इन्फिनिटी पे आया, फिर इधर यहाँ पे मिला, इधर, है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया। कॉन्वेक्स लेंस सिंपल है सारा, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाना, एक ऑप्टिकल सेंटर ले जाना, सारा इमेज बन जाएगा। कुछ याद रखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुमको पता है वर्चुअल और रियल कैसे बनता है। रियल अगर एक्चुअल रे मीट किया तो रियल है, अगर एक्चुअल रे मीट नहीं किया तो वो वर्चुअल है। एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी मिरर लिख दिए हैं, है ना, गलत तो हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। टॉपिक पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा, लेंस। क्या होगा, लेंस। तो अब इसमें दो ही केस होता है। पहला कि अगर फोकस के पीछे रहा तो क्या होगा, है ना, और फोकस के आगे रहा तो क्या होगा। इसमें दो ही केस होता है। दोनों केस में क्या होगा, एक केस में तो हमारा कैसा बन रहा है बताओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गया है, ठीक है, तो ये तो इधर जाके डाइवर्ज होता है, इस साइड जाके डाइवर्ज हो रहा है, तो इस साइड वाले फोकस पे तो मिलेगा नहीं, तो इधर वाला फोकस पे उसको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये हमारा रे मिल गया, ठीक है, तो ये हमारा कैसा इमेज बनेगा बताओ जल्दी। और इस वाले में ये वर्चुअली इमेज बनाएगा ना, इमेज कैसा बनाएगा, वो वर्चुअली बनाएगा। इसमें भी सेम ही हो गया, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक जो हमारा बच गया है वो है हमारा क्या, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। अब ये जो पावर ऑफ लेंस है ये बेसिकली क्या करता है कि ये एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट। पावर क्या बताता है लेंस का, कि उस लेंस में डाइवर्ज करने का, है ना, यानी डाइवर्ज करने का या कन्वर्ज करने का कितना एबिलिटी है, ठीक है, उसी को बताता है। और पावर जो होता है उसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1/f। 1/f होने का क्या मतलब है कि अगर फोकल लेंथ, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, तो फोकल लेंथ अगर ज्यादा है तो पावर कम होगा, फोकल लेंथ कम है तो पावर ज्यादा होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और हमेशा जो फोकल लेंथ लिखेंगे, फोकल लेंथ जब भी लिखेंगे पावर का, तो हमेशा मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। उस किसी चीज में भी हो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले मीटर में, तब उसका फोकल लेंथ वहां पे पुट करेंगे न्यूमेरिकल में, नहीं तो सारा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। और जैसे मैग्निफिकेशन में तो था क्या, ऊपर नीचे, जैसे कि डिस्टेंस, कभी डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हुआ, या फिर हाइट हुआ, तो ये सब में सेम ही यूनिट होता था, तो सब कट जाता था, तो उसका कोई ऐसा यूनिट नहीं था मैग्निफिकेशन का। लेकिन पावर का यूनिट होता है, क्या होता है, डायप्टर। इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से, ठीक है।
और ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस, फिर से हम बता दिए एक बार, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है ना, और पावर भी उसका पॉजिटिव में आएगा। फोकल लेंथ निगेटिव होगा किसका, कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव, तो पावर भी निगेटिव। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो, इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में, है ना, कि अब तुम्हारा जो है ना ये सारा जितना न्यूमेरिकल्स होगा, है ना, वो सारा न्यूमेरिकल्स को मैं करा दूं। ठीक है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।